नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बहुपदों के ज्यामितीय निरूपण को हमने सीखा था। बहुत ही सरल तरीके से उसमें हमने शून्यकों को ज्ञात करना सीखा था कि ग्राफ के अंदर हम किस तरह से शून्यकों को ज्ञात कर सकते हैं या शून्यकों की संख्या हम किस तरह से बता सकते हैं। तो जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े तो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके बोर्ड से संबंधित जो कंटिन्यू जो वीडियो बन रहे हैं मैथ्स के, उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं होंगे और उनका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको समय पर मिलता रहेगा और जो भी वीडियो अपलोड होगा तो वो आप समय पर देख पाएंगे। साथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने जो दूसरे जो साथी है उनके साथ भी आप इसी तरह से वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी आप ही की तरह बेनिफिट मिलता रहेगा। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न में, जिसमें हम शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। साथ ही हम बहुपद किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है वो भी हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्रश्नावली 2.2 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी यहाँ पर हमें इस प्रश्न में दो काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि जितने भी ये बहुपद दिए हुए हैं उनके हमें शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। और शून्य कितने ज्ञात होंगे तो हमने कक्षा 9 में ये पढ़ा था कि जब भी हमारे सामने द्विघात बहुपद हो, क्योंकि इनकी अधिकतम घात सभी जगह कितनी है, 2 दी हुई है, तो सारे कितने हैं, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद जो होते हैं उनके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2, ठीक है। तो इस हर प्रश्न से हमें x की जो वैल्यू है वो 2 प्राप्त होगी, यानी 2 आंसर हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब उनको हम कैसे ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, एक द्विघात बहुपद का मानक रूप जो है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ax² + bx + c, ये एक बहुपद का मानक रूप है, ठीक है। इस बहुपद के हमें 2 शून्य कैसे ज्ञात करना है, वैसे कक्षा 8 में और कक्षा 9 में हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा हुआ है, तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी। हम शॉर्ट में इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी माइनस या प्लस हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इनको कैसे ज्ञात करेंगे, जब भी हमारे सामने ऐसे द्विघात बहुपद हो तो हमें इनके जो 2 शून्य जो ज्ञात करने हैं वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो आपको याद हो तो हमें सबसे पहले तो इस a और c का क्या करेंगे, हम गुणा, ठीक है। यानी a और c कौन से होंगे, यानी x² के आगे जो भी संख्या लिखी है उसे हम a करते हैं, x के आगे जो भी उसका मान है वो b है, और जो केवल जो अचर राशि जो है, जो गणितीय जो संख्या है वो कहलाती है c, ठीक है। तो सबसे पहले काम तो हमें क्या करना है, a और c का हम करेंगे गुणा, ठीक है। उसके बाद में हमें दूसरा जो काम करने हैं, क्या करेंगे, हम इनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे, और गुणनखंड ज्ञात करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमें क्या करना है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान ये रखना है कि हम इस पद को देखेंगे कि यहाँ पर हमारे कौन सा निशान दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अगर यहाँ पर प्लस का निशान दिया हुआ है, कौन सा निशान हो, प्लस का, तो हमें जो ये 2 जो गुणनखंड प्राप्त होंगे उन गुणनखंडों को आपस में जोड़ना है, ठीक है। और अगर यहाँ पर माइनस का निशान है, मतलब हमें दोनों जो हमें गुणनखंड प्राप्त होंगे उनको हमें आपस में घटाना है, ठीक है। ये देखिए वैसे ज़्यादा समझ अभी नहीं आएगा, जब हम इसको एक प्रश्न के साथ समझेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी आप इसको एक बार नोट कर लीजिए कि हमें सबसे पहला काम तो क्या करना है, हमें इस a और c का गुणा करेंगे, तो इससे जो हमें जो मान प्राप्त होगा उसके हम करेंगे गुणनखंड, ठीक है। क्या करेंगे, हम इनके गुणनखंड करेंगे। अब हम इन गुणनखंडों से हमें मालूम पड़ेगा कि हमें जो इनको आपस में जोड़ना है या घटाना है, कहाँ से मालूम पड़ेगा, हम इस जो c के आगे जो निशान है, c कौन सा पद होता है, जैसे देखिए ये x² के आगे वाला a, ये x के आगे वाला b, और ये जो केवल संख्या दी हुई है ये है c, ठीक है। तो इसको जो है इसको हम हल करेंगे तो उससे हमें मालूम पड़ेगा जो इसके जो 2 गुणनखंड आएंगे उनको हमें जोड़ के आंसर लाना है या घटाकर, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो काम हमें करना है, यहाँ जो निशान है ये है हम गुणनखंडों के आगे निशान लगाने के लिए, ठीक है। इस निशान को देखकर हम निशान लगाएंगे कि हमें कौन सा निशान उसमें अप्लाई करना है, क्या दोनों जगह हमें प्लस लिखना है या दोनों जगह माइनस लिखना है, या एक गुणनखंड में प्लस लिखना है दूसरे में माइनस लिखना है। ये सब हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा, जो b के आगे यहाँ जो निशान दिया हुआ है उससे हमें मालूम पड़ेगा कि हमें कौन सा निशान लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक ध्यान रखना है कि हम निशान कैसे लगाएंगे, अगर हमने संख्याओं को जोड़ कर लाया है, अगर हमें आंसर जो मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, दोनों गुणनखंडों को जोड़ने से हमें ये आंसर मिलता है।
तब तो दोनों के जो निशान आएंगे वो निशान आएंगे समान। ठीक है, निशान कैसे समान है, अगर या तो दोनों जगह प्लस लिखना है या दोनों जगह हम क्या लिखेंगे माइनस। ठीक है, और अगर हमने इनके गुणनखंड जो है हमें प्राप्त होता है घटाकर, हमें जो आंसर मिलता है वो कैसे मिलता है, घटाकर मिलता है, तो दोनों निशान जो आएंगे वो असमान आएंगे। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य एक प्लस आएगा और एक के आगे माइनस लगाना है। तो आप पहले इसको आप अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इस प्रश्न को जब करेंगे तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी हमें कौन सा काम किया है और कैसे किया है। चलिए, तो ये अपन इसको ऐसे ही रहने देते हैं और पहले प्रश्न को अपन समझते हैं, ताकि आपको ये जो चीज़ मैंने जो लिखी है वो आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाएगी, और फिर आप किसी भी तरह के अगर द्विघात जो बहुपद कैसा भी दिया हुआ है तो उसका बहुत ही सरल तरीके से हल कर पाएंगे। चलिए, पहला जो प्रश्न है उसको हम लेते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, x² - 2x - 8। ठीक है, अब इसके हमें क्या निकालना है, दो शून्य निकालना है, यानी हमें इसके x के ऐसे मान निकालना जिससे इस बहुपद का मान क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। अब हमें ये आएंगे कहाँ से, तो जैसा वापस हम बढ़ते हैं इसके तरफ, तो हमें पहले कौन सी क्रिया करनी है, सबसे पहले तो हम अगर x² के आगे कोई संख्या लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर x² के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको क्या मानेंगे, 1 लिखा हुआ है, कम से कम 1 गुणनखंड तो ये है ही है। तो हम सबसे पहले तो काम क्या करना है, हमें इस a का c से हम गुणा कर देंगे। यानी कहने का तर्क x² के आगे जो भी संख्या है उसका आप इस संख्या से हम करेंगे गुणा, यानी x² 1 का जो गुणा है वो किससे करना है, -8 से कर दिया। हमें क्या मिलेगा, हमें जो मिला है वो मिले हैं -8। ठीक है, ये तो हो गया इनका गुणा। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें आंसर प्राप्त हुआ है इसके हम करेंगे सर्वसंभव गुणनखंड। जितने हमें गुणनखंड मिल सकते हैं वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर हम इस 8 में अगर 1 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। अगर हम 8 में 2 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 दूनी 8, 3 का भाग पूरा नहीं जा सकता, 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, अब हमें गुणनखंड कहाँ तक करने हैं, जब तक हमें वो संख्या पुनः रिपीट ना मिल जाए, जैसे यहाँ 2 4 तो 4 2 वापस मिल रहे हैं, तो ये इसके सर्वसंभव गुणनखंड हो गए। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने पहला काम किया है, क्या किया हमने, a और c का गुणा कर दिया और उसके हमने गुणनखंड कर दिए। ठीक है, अब हमारा काम दूसरा यहाँ से शुरू होता है। अब हमें ये देखना है इसके आगे निशान कौन सा है, कौन सा निशान है, यहाँ पर माइनस का निशान है। उसका अर्थ ये हुआ कि हमें जो आंसर जो लाना है, ये ध्यान रखना, हमें आंसर लाना कौन सा है, ये वाला आंसर हमें प्राप्त करना है, यानी हमें आंसर लाने हैं -2। ठीक है, तो -2 तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे हमें आंसर जो लाने हैं कितने लाने हैं, 2 लाने। अब 2 हमें कैसे लाने हैं, अगर हमने देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर निशान कौन सा दिया हुआ है, यानी लास्ट में जो निशान है अगर प्लस का निशान होता तो हम इन दोनों को जोड़ के आंसर लाते हैं, अगर यहाँ पर निशान माइनस हो तो हम इनको घटाकर आंसर लाएंगे। ठीक है, अब आंसर कौन सा लाना है एक बार पुनः कह लेता हूँ। हमें आंसर जो लाना है, जो बीच में जो पद दिया हुआ है उसके आगे जो गुणांक दिया हुआ है वो आंसर हमें लाना है। ठीक है, यानी हमें आंसर लाना कितना लाना है, 2। और हम 2 कैसे लाएंगे, तो हमें यहाँ निशान देखिए हम कौन सा है, माइनस। आप इनको घटाइए आपस में, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दीजिए। 8 में से 1 घटाइए तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 7। 4 में से 2 घटा दिए, कितने मिल गए हमें, 2। या 4 में से यहाँ 2 घटाएंगे तो भी हमें 2 मिले, यानी ये दोनों हमारे यहाँ आंसर हो सकते हैं। तो चाहे तो हम ये 2 और 4 लिखें या हम 4 और 2 लिखें, ये तो हमें 2 मिल जाएंगे गुणनखंड। ठीक है, यानी कौन कौन से मिल गए हमें, जैसे एकदम 4 और 2, यानी 4 में से हम 2 अगर घटाएंगे तो हमें 2 आंसर मिल जाएंगे। ये तो 2 गुणनखंड हो गए जो हमें यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है, इनके आगे हमें निशान लगाना है कि दोनों निशान क्या प्लस के होंगे या दोनों के आगे माइनस आएगा या एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस आएगा। ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा इस b के आगे कौन सा निशान लाना है। ठीक है, यानी यहाँ देखकर हमें जो आंसर लाना है वो क्या चाहिए, हमको -2 चाहिए। हमें आंसर क्या चाहिए, -2। अब -2 का अर्थ ये हुआ कि हमें जो निशान लगाना है कि क्या करना पड़ेगा, आपको जो आंसर लाना है वो हम निशान बड़ी संख्या के आगे लगाएंगे। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, देखिए अगर हम जोड़ कर लाते तो दोनों ही निशान समान आते। अगर दोनों जगह अगर हमें यहाँ प्लस का लाना होता तो हम दोनों जगह प्लस लगाते, अगर यहाँ पर हमें माइनस लाना होता तो दोनों जगह हम क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, लेकिन हमने आंसर जो हमारा आंसर कैसा है, घटाकर लाए। इसका अर्थ है दोनों निशान तो अलग अलग आएंगे, एक प्लस आएगा और एक क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आंसर लाना क्या है, माइनस का लाना है 2। तो हमें जो बड़ी जो संख्या है उसके आगे तो हम लगाएंगे माइनस और छोटी संख्या के आगे हम लगाएंगे प्लस। तो ये जो 2 जो गुणनखंड हमें मिल जाएंगे, एक तो माइनस का 4 और एक हमें मिलेगा प्लस का 2। ठीक है, अब साथ में यहाँ पर क्या गुणांक दिया हुआ, साथ में x है दोनों, तो दोनों के साथ में हम x लिख देते हैं, तो एक तो हो जाएगा -4x
और एक हमें मिल जाएगा प्लस का 2x। ये दो हमें इसके गुणनखंड मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों हम यहाँ पर इनको अप्लाई करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर तो आपको ऐसे लिखना है और इसकी जगह हम अप्लाई करेंगे माइनस के 4x और प्लस के 2x। ठीक है, ये माइनस के 8 हम ऐसे लिख देते हैं बराबर 0। ये इतना काम करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हम लेंगे इन दोनों में से ओपेनिस्ट। पहले इन दोनों में से देखेंगे कि कौन सी चीज़ें दोनों में कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर x दोनों ही जगह कॉमन है, तो x को हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया x माइनस, यहाँ पर 4x में से हमने x को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 4। ठीक है, इसी तरह से हमें इन दोनों में से भी कॉमन लेना है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है 2 और ये 8, ये दोनों है किसके टेबल में आ सकते हैं, किसके पाड़े में आ सकते हैं, 2 के पाड़े में। तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, इसके साथ में x दोनों जगह नहीं है तो केवल 2 इसमें कॉमन आ गया। ठीक है, तो इसमें 2 का भाग 2 में तो एक बार चला गया, पीछे क्या बचा यहाँ पर x, यहाँ क्या बच गया प्लस माइनस माइनस, 2 का भाग 8 में कितनी बार जाता है 4 बार। ठीक है, बराबर 0। अब हमें क्या करना है, देखिए पहले हमारे पास 1 2 3 और 4 पद थे। अब हमारे पास देखिए ये पूरा एक पद है और ये पूरा एक पद है। ठीक है, अब इन दोनों पदों में हम देखते हैं क्या चीज कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 4 इधर भी है और x माइनस 4 इसमें भी है, तो ये हो गया कॉमन गुणनखंड x माइनस 4। ठीक है, इसको हमने जो कॉमन ले लिया, अब हमारे शेष क्या बचा, ये तो कॉमन आ गया, यहाँ तो बच गया x और इसमें से भी ये हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया प्लस के 2। ठीक है, बराबर हो गया 0। तो ये हमें दो गुणनखंड मिल गए हैं। कौन सा मिला, एक तो मिला हमें x माइनस 4 और एक मिला हमें x प्लस 2। ये दो गुणनखंड हमें मिले हैं किसके, इस द्विघात बहुपद के। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिस दोनों का अगर गुणा करें तो हमें 0 मिलना चाहिए। यानी हम उसको सिंपल सा समझें कि ऐसी कोई भी दो संख्या कौन सी है कि जिसको गुणा करने से हमें 0 मिल सकता है। तो शायद ऐसे कोई भी संख्या माइनस या प्लस वाली नहीं है जिनको आप गुणा करेंगे तो हमें 0 मिल सकता है। उसके लिए जरूरी है कि दोनों में से एक संख्या क्या होनी चाहिए 0, या तो पहली संख्या 0 होनी चाहिए या दूसरी संख्या 0 होनी चाहिए, तभी हमें 0 आंसर मिल सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों में से कोई भी एक संख्या 0 होनी जरूरी है। अगर एक संख्या 0 होगी तभी इन दोनों का गुणा हमें 0 मिल सकता है। तो हम क्या मानेंगे, अब दोनों में से हमें ये तो नहीं पता कि कौन सी संख्या 0 है, तो हम पहले तो ये मानेंगे कि या तो x माइनस 4 जो है वो 0 के बराबर है, और या ये हो सकता है कि x प्लस 2 जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, तो अगर x माइनस 4 बराबर 0 हो तो हमें आंसर क्या मिलेगा, x बराबर 0 माइनस 4 का पक्षांतर कर दिया, इधर क्या हो गया प्लस के 4, तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा 4। अब दूसरे की तरफ अगर x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर 0 प्लस 2 के हो जाएंगे माइनस 2, तो x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिली हमें माइनस 2। तो हमें दो शून्य मिले हैं, पहला तो मिला है x बराबर 4 और दूसरा मिला है x बराबर माइनस के 2। तो हमें जो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के जो शून्य मिले हैं, दो शून्य हमें प्राप्त हुए। कौन सा, एक तो 4 और एक हमें मिला है माइनस का 2। ठीक है, तो पहला जो शून्य है उसको क्या कहते हैं अल्फा, दूसरा जो शून्य होता है उसको क्या बोलते हैं बीटा। ठीक है, हमें ये दो शून्य मिल गए। अब हमें क्या करना है, ये प्रश्न यही खत्म नहीं होता है, इसमें हमें ये चेक करना है शून्य और जो गुणांक है उनके बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। यानी हमने ये जो शून्य प्राप्त किए ये हमें चेक करने के सही है या गलत है। अब हम शून्य को और जो इसके गुणांक है उनके बीच में क्या संबंध है उसको हम सबसे पहले समझते हैं कि जो शून्य है और गुणांक, पहले तो ये चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि शून्य कौन से है और गुणांक कौन से है। ठीक है, फिर इनके बीच के हम संबंध को समझेंगे। तो देखिए जो मानक जो बहुपद हमने जो लिखा था द्विघात, वो क्या था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये तो था मानक बहुपद का रूप, द्विघात बहुपद जो था उसका रूप है। और ये जो इसके शून्य कौन से हैं, जो इसके x के जो मान आते हैं वो है अल्फा और बीटा, ये दो तो है इसके शून्य। ठीक है, और इसके गुणांक कौन से है, तो सबसे पहले देखो x स्क्वायर x घात 2 का गुणांक क्या है a, x का गुणांक क्या है b, और ये अचर पद जो है उसका गुणांक दिया हुआ है c। तो ये a b और c ये तो है इनके गुणांक, और शून्य कौन से है अल्फा और बीटा। तो इनके बीच में पहले तो हम समझ देखते हैं संबंध क्या है। तो इनके बीच का जो संबंध है उसको वैसे हमने कक्षा 9 में इसको भी पढ़ा हुआ है, तो ज़्यादा विस्तार में तो इसको आप नहीं लेंगे। हम ये देखते हैं शून्य, ये जो दो
शून्यांक है अल्फा और बीटा, इनका जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, यानी माइनस बी कौन सा, बी तो कौन सा है एक्स का गुणांक, और ए कौन सा है एक्स का 2 का गुणांक। ठीक है, यानी यहाँ पर माइनस बी का, बी तो क्या चीज है, किसका गुणांक है एक्स, यानी ये तो है एक्स का गुणांक, और ये क्या चीज है एक्स घात 2 का गुणांक। यानी दोनों शून्यकों का जो योग जो होता है वो किसके बराबर होगा, माइनस बी बट्टा ए के बराबर होगा। और दूसरा जो है अल्फा बीटा, यानी दोनों शून्यकों का जो गुणा जो होगा वो गुणनफल किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए के। सी क्या है, अचर पद, सी जो है वो क्या है अचर पद, और ए क्या है, ए जो है वो किसका गुणांक है, एक्स घात 2 का गुणांक। ठीक है, तो ये जो संबंध है, ये इन संबंधों की हमें जांच करनी है कि क्या ये दोनों संबंध जो है वो अगर ये शून्य हमें सही प्राप्त होंगे तो ये हमें आंसर सही मिलेंगे, नहीं तो हमें कैसे मिलेंगे, गलत। तो पहला तो हम ये चेक करते हैं क्या दोनों का योगफल जो है माइनस बी अपॉन ए के बराबर आता है या नहीं आता है। तो हम सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो अल्फा तो कितना है हमारा 4 प्लस बीटा कितना है माइनस के 2। ठीक है, तो हमने लिख दिया 4 प्लस माइनस के 2। अब यहाँ पर ये तो माइनस लिख दिया। अब बी का मान कितना है, बी का अर्थ क्या है, हमने देखा है एक्स का गुणांक, यानी कितना है माइनस का 2, तो यहाँ हमने लिख दिया माइनस का 2। ठीक है, और ए कौन सा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दो 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस के 2, इधर माइनस का माइनस से गुणा कर दिया, माइनस माइनस प्लस के 2 बट्टा 1। 4 में से 2 माइनस कर दिए, कितने बच गए 2, तो 2 में 1 का भाग दे दिया 2। यानी इसका अर्थ यहाँ पर हमें दोनों मान सही मिल रहे हैं। इसका अर्थ अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो तो हमें सही प्राप्त हो रहा है, यानी इसकी जांच हो गई, ये सत्य है। दूसरा जो काम है वो हमें क्या चेक करना है, इनका गुणा भी हम चेक करेंगे इसी तरह से। अल्फा बीटा इनका गुणा किसके बराबर आना चाहिए, सी अपॉन ए के बराबर। ठीक है, तो अल्फा तो कितना है 4 और बीटा है माइनस का 2। ठीक है, अब सी कौन सा है, अचर मान कौन सा है माइनस का 8, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है 1। ठीक है, तो इनका गुणा कीजिए, 4 दूनी कितना हो गए -8, इधर -8 में 1 का भाग दे दिया -8। यानी दोनों ही जो है बिल्कुल संबंध है वो बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने इसके जो शून्य ज्ञात किए हैं 4 और -2 वो कैसे हैं, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा जो इसका प्रश्न दिया हुआ है, पहले प्रश्न का दूसरा जो है इसमें ये लिखा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, यानी ऐसे s के 2 मान ज्ञात करने हैं जिससे इस पूरे बहुपद का मान क्या मिले हमें 0। तो वही तरीका हम यूज करेंगे जो हमने पहले प्रश्न में किया था। क्या किया था हमने, देखिए आप दूसरा प्रश्न हम जो करेंगे तो आपको वो जो पहली जो चीज़ है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हमने क्या काम किया था। यानी पहला काम तो हमें क्या करना है, इस a का c से हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर a कितना दिया हुआ है 4, इस 4 का गुणा हम किससे करेंगे 1 से, तो हमें जो मान प्राप्त होगा क्या हो जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, ये तो हमें प्राप्त हो गया इसके मान। अब हमें क्या करना है, इसके हम करेंगे गुणनखंड। तो पहले 1 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 4 बार, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर उसके बाद में 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार। तो ये तो हमें मिल गए इसके गुणनखंड। ठीक है, अब दूसरा काम हमें क्या करना था, अब हमें ये पता लगाना है कि हमें जो आंसर जो प्राप्त करना है, आंसर तो कौन सा प्राप्त करना है, मैंने पहले भी कहा है हमें जो मध्य में जो पद मिला है वो हमें आंसर प्राप्त करने में हमें आंसर लाना है -4। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है हमें 4 आंसर लाना है। अब 4 कैसे मिलेगा, तो हमें ये देखना है कि इनके आंसर जोड़ के लाने हैं या घटा के लाने हैं। तो वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, हमें अंतिम में जो निशान दिया हुआ है उस निशान से हमें पता चलेगा। यहाँ पर कौन सा निशान है प्लस, इसका अर्थ है हमें इनको जोड़कर हमें आंसर लाने हैं। हमें प्राप्त क्या करना है 4 प्राप्त करना है, तो जोड़ के देखिए यहाँ पर 1 और 4 तो कितने हो जाएंगे 5, 2 और 2 4, यानी ये हमें इसके गुणनखंड प्राप्त होंगे। जहाँ से हमें क्या आंसर मिल सकता है 2 और 2 4 मिल रहे। अब हमें क्या करना है, दूसरा काम इनके लगाने हैं निशान। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा निशान आएंगे वो कैसे पता चलेगा, हमें ये देखना है कि हमें आंसर कौन से लाने हैं, -4 लाने। इसका अर्थ है कि हमने देखिए पहला काम तो ये देखना है कि हमने जोड़कर लाए हैं या घटाकर लाए। अगर हमने जोड़ के लाए तो दोनों के निशान आएंगे समान आएंगे। कैसे निशान आएंगे, दोनों के
समान, हमने जोड़ के रखे, दोनों के समान निशान आएंगे। अब हमें चाहिए क्या, माइनस के 4 चाहिए। इसका अर्थ है दोनों के ही माइनस का निशान लगेगा, यानी -2 और -2 कितने हो जाएंगे, -4। ये हो गए गुणनखंड। साथ में हमें क्या लिखना है, s, तो दोनों के साथ हम s जोड़ देंगे तो ये हमें 2 गुणनखंड मिल जाएंगे। ठीक है, अब इनको हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। ये तो है 4s², इसकी जगह हमें ये 2 गुणनखंड लिखने, कौन से, 2s और माइनस के भी 2s। ठीक है, ये प्लस का 1 बराबर है 0। अब वही काम क्या करना है हमें, इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आएगा, देखिए सबसे पहले तो 2 और 4 में से क्या कॉमन आएगा, 2 का भाग दोनों में ही जाता है तो 2 कॉमन आ गए। फिर s दोनों में ही है तो s भी एक कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखिए शेष क्या बचा, 2 का भाग 4 में कितनी बार, 2 बार। s² में से हमने एक s कॉमन ले लिया तो एक s पीछे बचा, माइनस 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, 1 बार, और s 1 है, s हमने कॉमन ले लिया, यानी जो शेष बचा है वो बचा हमारा 2s - 1। अब आगे बढ़े, इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ पर क्या है 1, अब दोनों किसके पहाड़े में आ सकते हैं, 1 के पहाड़े में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये माइनस यहाँ ऐसे ले लिया, ये आप ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, s दोनों के कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो -1 का आप भाग दीजिए, -2 में कितनी बार गया, 2 बार, और s ऐसे ही बचेगा, s भी कॉमन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर -1 का भाग हम +1 में देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ये देखिए +1 जो है, इसमें अगर -1 का भाग देंगे तो माइनस प्लस माइनस का 1 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी कि आप कहीं भी जल्दबाजी में यहाँ प्लस का निशान न लगाए तो आपकी गलत हो सकता है। ठीक है, अब देखिए दोनों ही जगह 2s - 1 2s - 1 कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 2s - 1। ठीक है, अब शेष क्या बचा, इधर तो बच गया 2s और इसमें से भी क्या बच गया 1। ये हो गए 2 गुणनखंड हमें मिल गए, 2s - 1 2s - 1। ठीक है, अगर इस प्रश्न को आप सीधा भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे अगर आपको द्विघात अगर सरसमीकरण अगर याद हो तो हम इसको सीधा भी कर सकते हैं, x² - 2xy + y² से इसको हल कर सकते हैं। लेकिन ये आपका सिंपल तरीका रहेगा, एक ही तरीके से आप सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है, पहला या तो 2s - 1 बराबर 0, और या क्या होगा, दूसरा भी वही पद है, 2s - 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखिए क्या, पहले 2s बराबर 0 -1 का पक्षांतर कर दिया, क्या हो गया +1, तो 2s बराबर क्या मिला हमें, 0 में 1 जोड़ दिया 1, तो s की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1, 2 का पक्षांतर कर दिया 1/2। ठीक है, ये का ये काम हमें दूसरे में करेंगे तो वहाँ पर भी हमें s की जो वैल्यू मिलेगी सेम टू सेम क्या मिल जाएगी, 1/2, क्योंकि दोनों ही पद समान है। तो हमें अल्फा जो मिला है वो भी 1/2 मिला है, बीटा जो मिला है वो भी हमें क्या मिला है, 1/2। ठीक है, अब इसकी भी हम जांच कर लेते हैं कि जो हमने जो शून्य प्राप्त किए वो हमें सही मिले हैं या गलत मिले हैं। तो इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, दोनों शून्यों का योग करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मान क्या आना चाहिए, -b/a के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा जो मिला है वो तो हमें मिला है 1/2, तो अल्फा की जगह हमने लिख दिया 1/2, और बीटा जो है वो भी कितना है, 1/2। ठीक है, अब है यहाँ पर -b का अर्थ क्या होता है, यानी s के आगे जो गुणांक है वो, s के आगे गुणांक क्या दिया हुआ है, -4, तो यहाँ पर हमने लिख दिए -4 बट्टा a का मान, a कौन सा होता है, द्विघात के आगे वाला पद, यानी कितने दिए हुए 4, ये हो गए 4। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, दोनों का लघु समापवर्ती ले लिए, कितना आ गया 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का 1 से गुणा कर दिया 1, इधर भी 2 का भाग 2 में कितनी बार, 1 बार, 1 का 1 से गुणा कर दिया 1। ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4/4, इधर ये कितने हो गए 2/2, इधर 4 में 4 का भाग दे दिया 1 बार, इधर भी 2 में 2 का भाग कितनी बार, 1 बार, यानी दोनों आंसर हमें सही मिले हैं। इसका अर्थ है हमने जो शून्य प्राप्त किया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरह से इनके गुणांकों को भी चेक कर लेते हैं। अल्फा बीटा का गुणा कितना होना चाहिए, c/a के बराबर होना चाहिए। अल्फा कितना है 1/2 और बीटा भी कितना है 1/2। ठीक है, अब c का मान देखिए, तो ये तो a, ये b और ये c का मान कितना है +1। ठीक है, और a का मान कितना है 4, तो हमें आंसर जो मिलेगा, इधर देखिए 1 एकम 1, 2 का 2 से गुणा कर दिया 4, तो 1/4, इधर में क्या मिला 1/4। तो यहाँ पर हमने सत्यता की जांच की है कि हमने
जो दोनों शून्य जो ज्ञात किए वो बिल्कुल हमारे सही है। ठीक है, तो इसी तरह से तीसरा जो प्रश्न है इसका, उस प्रश्न वो भी बिल्कुल इसी के तरह दिया हुआ है, जहाँ पर आपके 3 पद दिए हुए हैं। लेकिन आपने इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने डायरेक्ट कर लिया सीधा तो आपके आंसर नहीं आएंगे। इसमें जो इसका जो रूप दिया हुआ है वो थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है। तीसरे प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या है कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद जो है उसका मानक रूप जो होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c इस रूप में होता है। यानी पहले x की घात 2 वाला पद होना चाहिए, फिर x का पद होना चाहिए और फिर अचर मान का पद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न में दिया वो कैसे दिया हुआ है, सबसे पहले 6x की घात 2, तो इसको हमें यहीं पे लिखना है। उसका दूसरा जो पद है x वाला, इसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, x वाला पद, और उसके बाद में ये अचर पद हम लिख के इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके इसी तरह से आंसर आ जाएंगे। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका चौथा जो प्रश्न है वो ये दिया हुआ है 4u² + 8u। अब ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें हमें केवल 2 ही पद दिए हुए हैं, पूरे 3 पद नहीं दिए हुए हैं। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं उनमें आपको जो हमने पहले जो 3 प्रश्न किए उन प्रश्नों की तरह पूरा लंबा इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये प्रश्न आपके जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, आप 2 पद जो है इनमें से अपन कॉमन ले लेते हैं। देखिए 4 और 8 दोनों में किसका पद जाता है, 4 का पद पूरा पड़ जाता है, 4 कॉमन आ गए। उसके साथ में u दोनों में ही उभयनिष्ठ है तो u को भी हमने कॉमन ले लिया। शेष क्या बचा, इधर 4 तो कॉमन हो गए, u² में से एक u हमने कॉमन ले लिया तो शेष क्या बचा, एक u। ठीक है, इधर 8 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। u 1 था वो हमने कॉमन ले लिया तो केवल 2 बच गए, बराबर हो गए 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पद हमें मिल गए, एक तो 4u और एक मिला u + 2, दोनों का गुणा कितना होना चाहिए, 0। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये है कि 4 तो 0 के बराबर नहीं है, इतना तो हमें जानते हैं कि 4 तो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इसका अर्थ है क्या, u = 0 हो सकता है। ठीक है, तो या तो आप सीधा भी इसका u का मान आप 0 लिखोगे तो भी चलेगा, और अगर इतना लंबा स्टेप नहीं लिखना चाहे तो सीधा भी आप कर सकते हैं कि या तो 4u = 0 और या u + 2 = 0। ठीक है, तब भी हमें u का मान प्राप्त हो जाएगा। u बराबर क्या हो जाएगा, 0, 4 को पक्षांतर कर दिया, बट्टा में 4, यानी u बराबर तो क्या मिल गया हमें, 0। ठीक है, इसी तरह से दूसरा मान जो मिलेगा वो हमें क्या मिल जाएगा, 0 + 2 का पक्षांतर कर दिया -2, u बराबर हमें मिलेगा -2। ठीक है, तो 2 शून्य हमें मिला अल्फा और ये मिल जाएगा बीटा। ठीक है, अब इनके जब जांच करेंगे तो जांच के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फा + बीटा, इसका मान क्या होना चाहिए, वही -b/a के बराबर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा तो कितना है हमारा, 0, और बीटा कितना आया, -2। ठीक है, तो इन दोनों का योगफल जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, -b। और b कौन सा होता है, x का गुणा, या यहाँ पर u है तो u का गुणा, तो u का गुणा कितना दिया हुआ है, 8। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने 8/a। कौन सा होता है, u² का गुणा होगा कितना है, 4। तो यहाँ इसको सॉल्व कर दिया, क्या हो गया, 0 -2, इधर -8 में 4 का भाग दे दिया तो माइनस के कितने हो गए, 2, यानी -2, और यहाँ भी प्राप्त हो गया -2, यानी दोनों का योगफल वाला जो जांच है वो तो सत्यता की जांच सही हो रही है, सही है। अब हम अल्फा बीटा गुणा चेक कर लेते हैं। इनका गुणा जो है किसके बराबर होना चाहिए, c/a के बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अल्फा कितना है, 0, और बीटा कितना है, -2, इन दोनों का गुणा करना है। अब यहाँ पर c जो है वो अचर पद है, यहाँ पर हमें इस प्रश्न में दिखेगा भी नहीं। देखिए पहले x² जो होता है उसके आगे वाला पद तो कौन सा होता है, a, फिर x जो भी चर मान है उसके आगे वाला कौन सा होता है, b, और अचर मान जो होता है वो होता है c। अब यहाँ पर c का मान दिया हुआ ही नहीं है तो हम c की जगह क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, फिर a की वैल्यू तो क्या दी हुई है, 4। तो यहाँ हम 0 को -2 से गुणा करेंगे तो 0 में 4 का भाग देंगे तो भी क्या मिल जाएगा, 0। इसका अर्थ है अल्फा बीटा का जो शून्य का जो गुणा है उसके भी जांच की तो हमें ये बिल्कुल सही पाई गई। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका 5वां जो प्रश्न है वो ये दिया हुआ है t² - 15। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसकी तरह कितने पद दिए हुए हैं, यहाँ पर 2। अब यहाँ पर 2 पद कौन कौन से दिए हुए हैं, तो एक बार पर जो इसका मानक रूप है उसको अपन देखते हैं, ax² + bx + c। तो यहाँ पर देखिए पहला पद तो दिया हुआ है, यानी ये पद दिया हुआ है, उसके बाद में ये पद नहीं है, केवल हमें अचर पद दिया हुआ। ठीक है, ये 2 पद ही दिए हुए हैं।
लेकिन अब हम इसको कैसा करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें आपको क्या करना है, केवल टी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम 15 का पक्षांतर कर देते हैं, तो -15 के क्या हो जाएंगे, +15। ठीक है, यानी टी स्क्वायर का जो मान मिला वो मिला हमें 15। तो टी की जो वैल्यू आएगी, यानी वर्ग को हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, वर्गमूल। और 15 का वर्गमूल जो होगा वो प्लस माइनस दोनों ही मान होते हैं, हम पहले से भी जानते हैं। यानी अगर √15 प्लस का हो तो भी 15 आएगा, माइनस का होगा तो भी क्या आएगा, 15। यानी इसके जो दो हमें जो अल्फा बीटा मिले वो क्या क्या मिले, एक तो मिल जाएगा √15 प्लस का, और बीटा जो होगा वो मिलेगा हमें माइनस का। ठीक है, ये दो मान हमें मिलेंगे। ठीक है, अब इनकी जांच भी करनी है, तो बहुत ही सिंपल सी जांच हमें। सबसे पहले तो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या होगा, -b/a के बराबर होना चाहिए। चलिए, तो अल्फा का कितना है, √15, और बीटा कितना है, -√15। ठीक है, फिर यहाँ पर -b। अब b की वैल्यू कौन सी होती है, दूसरा पद। तो दूसरा पद यहाँ पर हमने देखा, दूसरा पद बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, तो b की वैल्यू तो होगी 0। और a की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर का मान कितना है, 1 है, गुणा, तो a हो गया 1। अब देखिए यहाँ है ये √15 प्लस माइनस √15। ठीक है, यहाँ 0 का माइनस से गुणा कर दिया, 0/1। अब देखिए √15 में प्लस के और √15 माइनस के दोनों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0, और ये भी हो गया 0। तो ये मान तो हमें बिल्कुल सही, हमने जांच कर ली कि ये सही है। अब इनका हम गुणा करके भी चेक कर लेते हैं। अल्फा बीटा मान कितना होना चाहिए, c/a के बराबर होना चाहिए। चलिए, तो अल्फा का कितना है, √15, और बीटा जो है वो है -√15। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर हम चेक करेंगे ये आंसर आते हैं नहीं आते हैं। फिर यहाँ हम लिखना c का मान, तो c तो यहाँ दिया हुआ है कितना है, -15, और a की वैल्यू कितनी दी हुई है, टी स्क्वायर का गुणांक जो है वो कितना है, 1, ये है 1। ठीक है, अब इनका जो गुणा करेंगे तो हम कैसे करेंगे, पहले तो प्लस माइनस का गुणा कर दिया, माइनस। अब √15 से जो गुणा करेंगे तो हमें इसका आंसर कितना मिल जाएगा, 15 में 1 का भाग दे दिया, -15। ठीक है, तो ये भी हमें जांच हो गई कि दोनों का जो गुणांक है वो जो है शून्यकों के गुणा के बराबर आ रहा है, तो वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप छठा जो प्रश्न है वो दिया हुआ है 3x² -x -4। ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, जैसा हमने पहला प्रश्न किया था उसके तरह आप इसको हल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा तो उसमें इस आपकी समस्या को सॉल्व कर देंगे। इस प्रश्न को पुनः सॉल्व करके मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है और मेरी कहीं भी ये कोशिश नहीं रहती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बनाया जाए। हर छोटे छोटे बिंदु को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, कि उसके बिना अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आए तो फिर वो कोशिश भी अच्छी नहीं रहती। तो आशा करूंगा कि इस वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको हर चीज़ को समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपको अगर कहीं भी दिक्कत आई है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसका जो दूसरा जो प्रश्न है उसको हम अगले वीडियो में लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें, ताकि उसको भी बेनिफिट मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 2 को लेकर। उसको भी अपन बहुत ही सरल तरीके से हर प्रश्न को समझेंगे, और उसमें हम ज्ञात करना सीखेंगे किस तरह से अगर शून्यकों का योग दिया हुआ हो या शून्यकों का जो गुणांक दिया हुआ हो तो उससे हम बहुपद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो हम उस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप बने रहिए चैनल के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पुनः निवेदन करूंगा, आप चैनल को एक बार पुनः सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनेगा या अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलेगा, आप उससे कहीं भी वंचित नहीं रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप करते रहिए अभ्यास और बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।